हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर है। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव। इसके अपन क्या पढ़ रहे थे? अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट अनुप्रयोग अपन ने इसमें क्या पढ़ा था? बॉन्ड ऑर्डर। सेकंड अपन ने इसमें सेकंड अनुप्रयोग इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी, फ्री रेडिकल की पढ़ी थी और कार्बन की पढ़ी थी। आज अपना एप्लीकेशन क्या रहेगा? प्रोटोनेशन, प्रोटोनीकरण। थर्ड अपना एप्लीकेशन क्या है? प्रोटोनेशन। साइड 8 प्रोटोनेशन मैं बोल दूं प्रोटोनीकरण। प्रोटोनेशन, प्रोटोनीकरण। रेजोनेंस को अपन ने काम में लेके अपन क्या देखेंगे? प्रोटोनीकरण देखेंगे, प्रोटोनेशन देखेंगे। साइड 8 प्रोटोनेशन में प्रोटोनेशन के एग्जांपल लेने से पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो बताती हूँ। वो बेसिक कंसेप्ट क्या है? अपन ने क्या बताया था जब अपन ने एसिडिक एंड बेसिक नेचर पढ़ी थी पीछे वाले लेक्चर में? तब क्या बताया था? एसिड क्या होता है? जो H+ का त्याग करे, और बेस क्या होता है? जो H+ को ग्रहण करे। मैं बात करूं कोई कंपाउंड्स है, ये क्या है? कोई कंपाउंड्स है। ये कंपाउंड्स H+ को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ये क्या कर रहा है? H+ को क्या कर रहा है? ग्रहण करेगा। अगर ये H+ को ग्रहण करेगा तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मी क्षार। कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मी क्षार। अगर कोई कंपाउंड्स या क्या, इसे क्या बनेगा? H+ ग्रहण करने के बाद में क्या स्ट्रक्चर बनेगी? इसको मैं ऐसे बोल दूं, ये कोई कंपाउंड्स था, इसने H+ को क्या किया था? ग्रहण किया था। तो इसे क्या बनता है? कंपाउंड H। एसिड क्या होता है? जो H+ का क्या करता है? त्याग करता है। कॉन्जुगेटेड एसिड से कोरेस्पॉन्डिंग क्या बनता है? कॉन्जुगेटेड बेस है, इसे कोरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? कॉन्जुगेटेड एसिड। कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होता है? जो H+ का क्या करेगा? त्याग करेगा। H+ का त्याग करता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? संयुग्मी अम्ल। कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेटेड एसिड या मैं बोल दूं संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल या कॉन्जुगेटेड एसिड एक ही बात है। अब मैं बात करूं इनकी स्टेबिलिटी की। अगर कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कॉन्जुगेटेड अपन ने मान लिया, कॉन्जुगेटेड एसिड की क्या होगी? स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसका स्थायित्व क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो कॉन्जुगेटेड बेस की बेसिक नेचर है, मैं बोल दूं इसकी बेसिसिटी है, वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। बेसिक नेचर बोल दूं या मैं बोल दूं बेसिसिटी, इसकी जो क्षारकता है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी तो उस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कॉन्जुगेटेड बेस की क्या होगी? क्षारीय प्रगति ज़्यादा होगी। क्षारीय प्रगति ज़्यादा होगी, मैं बोल दूं उसकी कॉन्जुगेटेड बेस की क्षारीय प्रगति ज़्यादा होगी, उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये अपन ने पीछे के लेक्चर में मैंने नॉर्मल एसिड एंड बेस के कंसेप्ट से आपको समझाया। अब अपन लेते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है एमीन्स। मैं कोई एग्जाम्पल ले रही हूँ एमीन्स का। एमीन्स में अपन क्या देखेंगे? प्रोटोनेशन देखेंगे। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो किसका ले रहे हैं? प्रोटोनेशन में, प्रोटोनीकरण में किसका? एमीन्स का। मैंने एग्जाम्पल लिया है एमीन का। एमीन का एग्जाम्पल लिया। एमीन है, ये 2 टाइप्स की होती है। एमीन है 2 टाइप्स की होती है, एरोमेटिक एमीन और एलिफेटिक एमीन। एमीन है वो क्या होती है? 2 टाइप्स की होती है, एलिफेटिक एमीन
और एरोमेटिक एमीन। मैं इधर बात करूं एमीन की, एमीन है ये क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन क्या होता है और एरोमेटिक एमीन क्या होता है, ये पीछे के लेक्चर में भी बताया हुआ है, किसके, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स में। ये क्या है, एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन, इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन और ये क्या होगी, एरोमेटिक एमीन। अब देखते हैं एलिफेटिक एमीन की स्ट्रक्चर देखते हैं। एलिफेटिक एमीन होता क्या है, ध्यान से देखना, RCH2 NH2, इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो, ये क्या होती है, एलिफेटिक एमीन होती है। इसको मैं बोल दूं एरोमेटिक एमीन क्या होती है, बेंजीन रिंग्स अपनी क्या है, एरोमेटिक रिंग है, इसमें मैं कोई NH2 ग्रुप को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगी, एरोमेटिक एमीन। ये क्या है अपनी एरोमेटिक एमीन, इसके ऊपर भी क्या है, लोन पेयर क्या है, प्रेजेंट है। एलिफेटिक हो गई, एरोमेटिक हो गई। अब इनमें देखते हैं ये जो लोन पेयर है, एलिफेटिक एमीन में जो लोन पेयर है, ये कौन सा लोन पेयर है, मैंने पॉसिबिलिटी बताई थी, लोन पेयर सिंगल सिंगल ये होता है लोकेलाइज, लोन पेयर सिंगल डबल ये क्या होता है, डीलोकेलाइज लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर क्या है, लोकेलाइज लोन पेयर। ये लोन पेयर कौन सा लोन पेयर है, लोकेलाइज। लोकेलाइज का मीन्स क्या है, स्थानीकृत, लोकेलाइज लोन पेयर। ये लोन पेयर कौन सा है, लोकेलाइज लोन पेयर है, स्थानीकृत है, एक ही जगह पे फिक्स रहता है, ये अपनी जगह चेंज नहीं करता है। अब इस लोन पेयर की बात करें, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये अल्टरनेट क्रम में है, तो ये लोन पेयर कौन सा है, डीलोकेलाइज लोन पेयर। इस लोन पेयर की बात करूँ मैं, ये क्या है, डीलोकेलाइज। डीलोकेलाइज का मीन्स क्या होता है, विस्थानीकृत। डीलोकेलाइज का मीन्स क्या है, विस्थानीकृत। ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेगा, गमन करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेगा, गमन करेगा। इस पूरी रिंग में क्या होगा, डीलोकेलाइज होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेगा, गमन करेगा। एक जगह से दूसरी जगह पे गमन करने के लिए अपन क्या देख रहे हैं, एमीन प्रोटोनेशन का होगा, एमीन की बेसिक नेचर देख रहे हैं अपन, जिसमें जिस कंपाउंड्स की बेसिक नेचर ज़्यादा होगी उसमें प्रोटोनेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस लोन पेयर और इस लोन पेयर में क्या देखेंगे अपन, बेसिक नेचर देखेंगे। मैंने पीछे के लेक्चर में भी बताया हुआ आपको, एलिफेटिक एमीन की बेसिक नेचर ज़्यादा होती है किससे, एरोमेटिक एमीन की। इसका रीजन क्या है, ये लोन पेयर क्या है, लोकेलाइज है, स्थानीकृत है, एक ही जगह पे फिक्स रहता है। अगर कोई लोन पेयर एक ही जगह पे फिक्स रहेगा, अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। मैं बात करूँ यहाँ पे, ये नाइट्रोजन इस पे उपस्थित ये लोन पेयर है, ये क्या एक ही जगह पे, अगर एक ही जगह पे स्थायी रहेगा, एक ही जगह पे फिक्स रहेगा, ये लोन पेयर डीलोकेलाइज नहीं होगा, ये लोन पेयर एक ही जगह पे फिक्स रहेगा, एक अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। इसके वजह से इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, इसकी लोन पेयर की जो उपलब्धता है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मीन्स क्या था, अवेलेबिलिटी का मीन्स क्या था, उपलब्धता। लोन पेयर की उपलब्धता जितनी ज़्यादा, उस कंपाउंड्स की क्या बेसिक नेचर भी उतनी ही ज़्यादा। यहाँ पे मैं बात करूँ अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्रोटोनेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैं बोल दूँ साइड एट प्रोटोनेशन इजीली होगा, इजीली प्रोटोनेशन अवेलेबल होगा। यहाँ पे क्या होगा, लोकेलाइज लोन पेयर में इजीली अवेलेबल प्रोटोनेशन इजीली होगा। प्रोटोनेशन अगर इजीली होगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी। अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जहाँ ज़्यादा, वहाँ प्रोटोनेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जहाँ प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा वो कंपाउंड्स क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल।
मैं इस लोन पेयर की बात करूं, ये लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज है। ये पूरी रिंग में क्या होगा, डीलोकेलाइज होगा। इस वजह से इसकी अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं बात करूं अवेबिलिटी की, अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी अवेबिलिटी कम होती है, इसकी वजह से इसकी बेसिक नेचर भी क्या होती है, कम होती है। अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर डिक्रीज होगा तो प्रोटोनेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्रोटोनेशन डिक्रीज है तो अगर ये मोर स्टेबल, प्रोटोनेशन ज़्यादा तो मोर स्टेबल हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। तो मैंने पीछे के लेक्चर में भी बताया था आपको, एरोमेटिक जो एलिफेटिक एमीन होती है, ये इसकी नेचर क्या होती है, बेसिक नेचर क्या होती है, एलिफेटिक एमीन की बेसिक नेचर ज़्यादा होती है किससे, एरोमेटिक एमीन से। क्यों होती है, क्योंकि इसकी अवेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये लोन पेयर लोकेलाइज होता है, एक ही जगह पे फिक्स रहता है। ये लोन पेयर एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेगा, गमन करेगा। यहाँ पे रिंग में क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन होता रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर गमन करता है। उस लोन पेयर की अवेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अवेबिलिटी कम होगी तो प्रोटोनेशन भी कम हो गया, प्रोटोनेशन कम हो गया तो ये क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। अब अपना टॉपिक तो क्या चल रहा था, रेजोनेंस के आधार पे। रेजोनेंस का 3rd नंबर का एप्लीकेशन था प्रोटोनेशन, साइड 8 प्रोटोनेशन। एलिफेटिक एमीन्स की मैंने बात की थी, इनकी बेसिक नेचर की, कि एलिफेटिक एमीन की बेसिक नेचर ज़्यादा होगी एरोमेटिक एमीन की। ये नॉर्मल मैंने इसका नॉर्मल बेसिक लिया था। अब इसका क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पता चलेगा साइड एंड प्रोटोनेशन कहाँ इजीली होगा। इसके क्या लेते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, ये क्या है, NH2 ये भी यहाँ पे क्या है, NH2। क्वेश्चन अपना, साइट एट प्रोटोनेशन इजीली, साइट एट प्रोटोनेशन, साइट एट प्रोटोनेशन इजीली, साइट एट प्रोटोनेशन इजीली कहाँ होगा। मैंने अभी बताया आपको, एलिफेटिक एमीन में साइट एट प्रोटोनेशन इजीली होता है कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन। तो ये एमीन कौन सी है, एरोमेटिक एमीन है। और ये एमीन्स क्या है, इसके बीच में क्या जुड़ा हुआ, CS2। एलिफेटिक एमीन क्या होती है, RCS2 NH2, तो CS2 NH2 हो गया, फिर CS2, फिर ये क्या है, R कोई भी ग्रुप जुड़ा होता है, इसके बीच में क्या है, CS2, ये डायरेक्ट रिंग से NH2 से जुड़ी हुई है। तो ये लोन पेयर कौन सा लोन पेयर है, ये लोन पेयर है डीलोकेलाइज लोन पेयर। मैं यहाँ पे लोन पेयर की बात करूँ तो ये लोन पेयर है डीलोकेलाइज लोन पेयर, और ये लोन पेयर है वो क्या है, लोकेलाइज लोन पेयर। लोकेलाइज लोन पेयर क्या है, एक ही जगह पे मतलब स्थायी होता है, चेंज नहीं होता है। इसकी वजह से इसकी लोन पेयर की क्या होगी, अवेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लोन पेयर की अवेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। अवेबिलिटी ज़्यादा तो उसमें प्रोटोनेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रोटोनेशन भी ज़्यादा होगा तो वो कंपाउंड्स क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो मैं यहाँ पे प्रोटोनेशन की बात करूँ, ये तो है क्या है, डीलोकेलाइज लोन पेयर। मैंने बताया डीलोकेलाइज लोन पेयर की अवेबिलिटी कम, वो लेस बेसिक होता है, लेस स्टेबल होता है। और ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल होने के कारण इसकी अवेबिलिटी भी ज़्यादा है, प्रोटोनेशन भी क्या होगा, इजीली होगा। साइड एंड प्रोटोनेशन एलिफेटिक एमीन में इजीली होता है कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन में। तो मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोडक्ट की, तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, H प्लस प्रोटोनेशन कहाँ होगा, NH2 है, NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि
नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, 4 होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ओवरऑल अपना मीन्स क्या है, साइड 8 प्रोटोनेशन क्या होगा, साइड 8 प्रोटोनेशन कौन सी साइड पे होगा, एलिफेटिक एमीन पे होगा कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन। यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, मेंटेन रखना है, इसकी एरोमेटिसिटी को क्या रखना अपने, यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रह रही है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ड्यू टू एरोमेटिसिटी मेंटेन, ड्यू टू एरोमेटिसिटी मेंटेन, एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखा है अपन, एरोमेटिसिटी को अपन ने क्या नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया है, एरोमेटिसिटी मेंटेन, एरोमेटिसिटी को क्या रखा है अपन ने, मेंटेन रखा है। यहाँ पे अगर अपन साइड एंड प्रोटोनेशन जोड़ते हैं तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि फिर भी ये कंपेरिजन ये भी है कि लोकलाइज लोन पेयर की अवेबिलिटी ज़्यादा, जिसकी अवेबिलिटी ज़्यादा उसमें प्रोटोनेशन ज़्यादा, वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इसीलिए मैंने जो एमीन्स थी 2 टाइप्स की होती है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन, इसलिए मैंने उसको आपको क्या बताया था, उसके बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने बताए थे, क्योंकि अपने एग्जाम्पल में वो बेसिक कंसेप्ट क्या आ रहे हैं, काम आ रहे हैं। ये क्या, डिलोकलाइज लोन पेयर स्थानीयकृत, ये क्या लोकलाइज लोन पेयर स्थानीयकृत, इसकी अवेबिलिटी ज़्यादा तो प्रोटोनेशन ज़्यादा। अब बात करते हैं एमीन्स की, तो होगी ऐसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है वो क्या है, एमाइड। एमाइड में क्या देखेंगे, साइड 8 प्रोटोनेशन साइड कौन सी होगी, प्रोटोनेशन प्रोटोनीकरण में अपन क्या देख रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल अपन ने लिया था एमीन्स, सेकेंड अपन ले लेंगे एमाइड। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है अपना, इसमें एग्जाम्पल है अपना सेकेंड है एमाइड। एमाइड में क्या देखेंगे, साइड 8 प्रोटोनेशन, कौन सी साइड है प्रोटोनेशन की, एग्जाम्पल है अपना सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है एमाइड। मैं बात करूं एमाइड की, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये क्या होता है, एमाइड होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। नाइट्रोजन के उपस्थित भी क्या है, लोन पेयर है, लोन, और ऑक्सीजन पे भी क्या है, लोन पेयर है। अब मैं बात करूं एमाइड की, एमाइड में लोन पेयर के नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर पे प्रोटोनेशन होगा या ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर पर क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। एमीन्स में तो प्रोटोनेशन कहाँ पे हो रहा था, एमीन में तो प्रोटोनेशन हो रहा था नाइट्रोजन एटम पर, नाइट्रोजन एटम पर क्या हो रहा था, प्रोटोनेशन हो रहा था। एमाइड में यहाँ पे 2 साइड आ गई, नाइट्रोजन पर भी क्या है, लोन पेयर है, और ऑक्सीजन के ऊपर भी, ऑक्सीजन पर भी क्या है, लोन पेयर उपस्थित है, इसलिए प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा, H+ ऑक्सीजन वाली साइड पे जुड़ेगा, ये नाइट्रोजन वाली साइड पे जुड़ेगा। तो साइड 8 प्रोटोनेशन की साइड कितनी होगी, 2 साइड हो गई, नाइट्रोजन वाली साइड भी हो गई, और कौन सी साइड होगी, ऑक्सीजन वाली साइड होगी, एक कौन सी साइड होगी, नाइट्रोजन की साइड। साइड 8 प्रोटोनेशन कौन सी साइड पे होगा, नाइट्रोजन पे होगा या ऑक्सीजन पे होगा। एमाइड में 2 कंडीशन देखने को मिल रही हैं, ऑक्सीजन पे उपस्थित लोन पेयर और नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर, दोनों में साइड एंड प्रोटोनेशन कौन सी साइड पे होगा। तो अपन देख रहे हैं जो रेजोनेटिव H+ को ग्रहण करती है वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेटेड बेस। तो इसमें साइड 8 प्रोटोनेशन देख रहे हैं कौन सी साइड पे होगा, अपन दोनों ही साइड काम में ले लेते हैं। मैं फर्स्ट काम में ले रही हूँ ऑक्सीजन वाली, तो यहाँ पे बात करूँ मैं आर सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, आर सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, हिट्रोएटम, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2, यहाँ पे 3 होने के कारण क्या आ गया, हिट्रोएटम पे पॉजिटिव चार्ज, जो एक अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे क्या है NH2। ऐसे यहाँ पे साइड और प्रोटोनेशन की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आर सी डबल बॉन्ड ओ NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया ना, तो NH3 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिया है प्रोटोनेशन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन पे, यहाँ पे प्रोटोनेशन कहाँ हो रहा है, नाइट्रोजन पे। तो इसमें मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करूँ, इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या होगी, इस ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, तो क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, आर सी
ऑक्सीजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, हेटेरोएटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को शो करें तो इस विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता तो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी लेस स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ये क्या है लेस स्टेबल हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता। यहाँ पे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है लोन पेयर की वजह से क्या आ रही है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आ रही है, मतलब रेजोनेंस आ रहा है, जिसमें जितना ज़्यादा रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये क्या है कॉन्जुगेटेड बेस से कोरिस्पॉन्डिंग क्या होता है कॉन्जुगेटेड एसिड जो क्या करता है H+ को क्या करता है, ये H+ को क्या कर रहा है यहाँ पे ग्रहण कर रहा है। ये भी क्या है कॉन्जुगेटेड एसिड, ये क्या है दोनों क्या है कॉन्जुगेटेड एसिड, ये भी क्या है कॉन्जुगेटेड एसिड। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों हुई क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से क्या आ रही है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर शो कर रहा है। लोन पेयर यहाँ पे क्या रेजोनेंस शो हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से ये क्या हुआ मोर स्टेबल हुआ, रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता है मोर स्टेबल होता है। ये क्या है मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस होने की वजह से क्या हुआ मोर स्टेबल हुआ, ये क्या हुआ लेस स्टेबल हुआ। तो मैं बात करूँ एमीन में तो प्रोटोनेशन साइड कौन सी आई थी, अपन ने एमीन पढ़ा था तो प्रोटोनेशन साइड कौन सी आई थी मैंने यहाँ पे बताया था एमीन में तो प्रोटोनेशन साइड थी नाइट्रोजन, और एमाइड में प्रोटोनेशन साइड कौन सी आ रही है ऑक्सीजन। इसका रीजन भी देखेंगे अपन। एमाइड में प्रोटोनेशन साइड कौन सी होगी ऑक्सीजन वाली होगी क्योंकि इस पे प्रोटोनेशन हो रहा है ऑक्सीजन वाली साइड पे तो मोर स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पे लेस स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रही है। यहाँ पे इस नाइट्रोजन का क्या हो रहा है ऑक्टेट क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। इस जिसका ऑक्टेट अगर कंप्लीट होता है वो क्या होता है मोर स्टेबल होता है। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है ऑक्टेट क्या हो रहा है। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 होते हैं, 5 6 7 8 9 पॉजिटिव चार्ज हो तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कम, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इस NH2 पे, 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे इसका ऑक्टेट क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। जिसका अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता है उस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वो क्या होती है स्टेबल होती है। इसकी वजह से ये मोर स्टेबल है। इसके 2 रीजन बता सकते हैं, इसमें रेजोनेंस होने से भी मोर स्टेबल है और इस NH2 का क्या है ऑक्टेट कंप्लीट होने से भी क्या है मोर स्टेबल है। इस वजह से ये साइड है ऑक्सीजन वाली साइड है, ये क्या होगी मोर स्टेबल होगी। तो एमाइड में साइड एंड प्रोटोनेशन कहाँ होगा ऑक्सीजन पे होगा, नाइट्रोजन पे साइड एंड प्रोटोनेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रही है। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कम रेजोनेंस होने की वजह से क्या हुआ लेस स्टेबल हुआ। यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ मोर स्टेबल हुआ। यहाँ पे NH2 का ऑक्टेट भी क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। ऑक्टेट से भी ना बताएं तो अपन इससे भी बता सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस ज़्यादा हो गया। मैंने कल स्टेबिलिटी बताई थी किसकी इंटरमीडिएट की, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे रेजोनेंस लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसकी वजह से ये क्या हुआ लेस स्टेबल, ये क्या हुआ मोर स्टेबल। तो मैं बात करूँ एमाइड में साइड एंड प्रोटोनेशन ऑक्सीजन होता है और एमीन में क्या हो रहा था नाइट्रोजन हो रहा था। अब मैं बात करूँ एमाइड्स की नेचर की बात करूँ मैं, एमाइड की नेचर कैसे होती है, फिर कंक्लूजन निकालेंगे अपन एमीन और एमाइड में कि इसमें एमीन और एमाइड में भी सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसकी होगी। इससे पहले मैं आपको बता रही हूँ जो एमाइड है इसकी नेचर कैसी होती है। अपन किसकी बात करेंगे एमाइड की नेचर की। एमाइड की नेचर की बात करेंगे। एमाइड है इसकी नेचर है वो क्या होती है एम्फिटेरिक होती है। एमाइड की जो नेचर है वो क्या होती है एम्फिटेरिक होती है, उभयधर्मी होती है। एमाइड की नेचर है वो क्या होती है एम्फोटेरिक होती है, उभयधर्मी होती है। एमाइड की नेचर है वो क्या होती है उभयधर्मी होती है।
एम्फोटेरिक होती है। एमाइड की नेचर है वो क्या होती है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मीन्स है उभयधर्मी होती है। एमाइड की नेचर है वो क्या होती है? उभयधर्मी। उभयधर्मी का मीन्स है ये एसिड की तरह बिहेव भी करेगा और बेस की तरह भी बिहेव, उभयधर्मी होती है। उभयधर्मी, उभयधर्मी प्रकृति बोल दूं मैं। एमाइड की जो नेचर है वो क्या होती है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मीन्स है उभयधर्मी। उभयधर्मी का मीन्स है ये एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी बिहेव करेगा। मैं बोल दूं यहाँ पे इसकी एसिडिक नेचर भी होगी और इसकी बेसिक नेचर भी होगी। ये दो तरह से बिहेव करेगा, एसिडिक एंड बेसिक तरह। एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी क्या करेगा? बिहेव करेगा। एसिड एंड बेसिक, एसिड एंड बेस बोल दूं या एसिडिक एंड बेसिक भी बोल सकते हैं। ये दो तरह से बिहेव करने के कारण इसकी नेचर क्या होती है? एम्फोटेरिक होती है। इसकी नेचर क्या होती है? एम्फोटेरिक होती है। इसी के बेसिस पे अपन ले रहे हैं एमाइड्स के एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैंने फर्स्ट लिया बेस, बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग लिया। तो देखना एमाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, बेस क्या होता है? H प्लस को क्या करता है? ग्रहण करता है। H प्लस को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या करेगा? H प्लस को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। H प्लस को क्या करेगा? ग्रहण। अगर ये H प्लस को ग्रहण करता है तो क्या बनता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। मैंने अभी भी बताया था आपको एमाइड है। एमाइड की कौन सी साइड पे प्रोटोनेशन होता है? ऑक्सीजन वाली साइड पे क्या होता है? प्रोटोनेशन होता है। तो H कहाँ पे जुड़ेगा? इस ऑक्सीजन वाली साइड पे जुड़ेगा। H कहाँ जुड़ेगा? इस ऑक्सीजन वाली साइड पे जुड़ेगा। तो हेटेरो एटम की संयोजकता 3 से क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। 2 ये एक हाइड्रोजन वाली, तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया ऑक्सीजन हेटेरो एटम पे पॉजिटिव चार्ज एक अच्छी बात नहीं है। तो इसके अपन क्या बनाएंगे? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? इस लोन पेयर पे क्या होते हैं? नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। ये जो लोन पेयर है वो किधर की तरफ शिफ्ट होंगे? इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी? आर सी ऑक्सीजन OH डबल बॉन्ड NH2, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे में इसकी बात करूं यहाँ पे किसकी? एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर की यहाँ पे क्या लिया है मैंने? एसिड लिया है। एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? जो H प्लस का क्या करता है? त्याग करता है। तो मैं बोल दूं आर सी डबल बॉन्ड O, क्या अपना एमीन क्या लिया अपन ने? एमाइड NH2। एसिड क्या होता है? H प्लस का त्याग करता है। तो यहाँ पे H प्लस क्या होगा? रिमूव होगा। H प्लस क्या होगा? यहाँ पे रिमूव होगा। H प्लस का त्याग, H प्लस का त्याग करेगा वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। मैं बोलती हूँ यहाँ पे H प्लस का क्या होगा? रिमूव होगा। जो अम्ल आसानी से H प्लस ग्रहण नहीं करता है वो क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल कहलाता है। जो अम्ल आसानी से H प्लस को ग्रहण नहीं करता है वो क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल। वीक एसिड, दुर्बल अम्ल, या मैं बोल दूं वीक एसिड। वीक एसिड तो है यहाँ पे, वीक एसिड। तो वीक एसिड यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी होगी? स्ट्रॉन्ग बेस की। वीक एसिड होने के कारण रिक्वायरमेंट किसकी होगी? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? यहाँ पे H प्लस को क्या करेगा? H प्लस का क्या करेगा? त्याग करेगा। अगर H प्लस का त्याग करेगा तो क्या क्या बनेगा? आर
C डबल बॉन्ड O N H नेगेटिव। ऐसे मैं बोल दूँ जो आसानी से H प्लस को ग्रहण नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, वीक बेस। तो यहाँ पे क्या है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल सॉरी क्षार। तो एसिड तो है ही यहाँ पे बोल दूँ मैं दुर्बल वीक बेस। ये भी क्या होगा, वीक बेस। वीक बेस, वीक एसिड, वीक बेस और वीक क्या, एसिड, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। ये कॉन्जुगेट बेस क्या कर रहा है, H प्लस को ग्रहण कर रहा है। जो H प्लस को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस से क्या बन रहा है अपनी, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट बेस से क्या बन रहा है यहाँ पे, कॉन्जुगेट एसिड। और यहाँ पे देखना ये क्या कर रहे हैं, H प्लस को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, H प्लस को त्याग रहा है। H प्लस को त्यागता है वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड से क्या बन रहा है यहाँ पे, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड से क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस। ये तो H प्लस को ग्रहण कराता है तो कॉन्जुगेट बेस, ये H प्लस को क्या कर रहा है, रिमूव करा तो कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड से कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस से कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड। तो ये क्या होगी, एमाइड की क्या होगी, नेचर। एमाइड की जो नेचर है वो कैसी होती है, एम्फोटेरिक, उभयधर्मी प्रकृति होती है। मैं यहाँ पे बात की है मैंने किसकी, एमाइड की नेचर की, कि एमाइड की नेचर है वो वीक बेस भी होती है और वीक एसिड भी होती है। मैं बोल दूँ बेसिक नेचर भी होती है और एसिडिक नेचर भी क्या करता है, शो करता है। ये मैंने एमाइड की नेचर बताई है, इसको बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि एमाइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है। वीक एसिड की तरह कैसे व्यवहार करता है और वीक बेस की तरह कैसे व्यवहार करता है। यहाँ पे वीक एसिड है और यहाँ पे वीक बेस है, इसका मैंने रीजन एक्सप्लेन कर दिया आपको। वीक एसिड की तरह तो H प्लस का क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। यहाँ पे H प्लस को ग्रहण कर रहा है तो कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, H प्लस को ग्रहण करता है। कॉन्जुगेट एसिड H प्लस का क्या करता है, रिमूव करता है। H प्लस का रिमूव करता है तो यहाँ पे क्या आएगा, NH नेगेटिव आ जाएगा। ये H प्लस का रिमूव कर रहा है तो कॉन्जुगेट एसिड से कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बना है, कॉन्जुगेट बेस। ये H प्लस को ग्रहण कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस से कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है। ये मैंने बताया एमाइड्स की नेचर बताइए आपको। अब बात करते हैं जो एमाइड और एमीन है, एमाइड और एमीन है, इनमें दोनों में नेचर किसकी ज़्यादा होती है, एमाइड की होगी या एमीन की होगी। इनमें अपन कंक्लूजन निकालें, कंपेरिजन करें दोनों में। अपन ने फर्स्ट क्या पढ़ा, एमीन, सेकेंड अपन ने क्या पढ़ा, एमाइड। एमाइड की बेसिक नेचर ज़्यादा होगी या एमीन की बेसिक नेचर ज़्यादा होगी। मैंने फर्स्ट लिया है यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे लिया है मैंने एमीन, एमीन। सेकंड मैंने लिया है यहाँ पे एमाइड, एमीन फर्स्ट लिया एमीन, सेकंड लिया मैंने एमाइड। तो एमीन एंड एमाइड में अपन क्या देख रहे हैं, बेसिक नेचर देख रहे हैं। एमीन एंड एमाइड में अपन क्या देख रहे हैं, बेसिक नेचर देख रहे हैं। एमीन में प्रोटोनेशन साइड कौन सी है, नाइट्रोजन। मैं यहाँ पे बात कर लूँ, प्रोटोनेशन साइड है नाइट्रोजन, प्रोटोनेशन साइड है वो क्या है, नाइट्रोजन। और यहाँ पे प्रोटोनेशन साइड क्या है, एमाइड की ऑक्सीजन। एमाइड में ऑक्सीजन है और एमीन में क्या है, नाइट्रोजन है। अब इनकी बात करते हैं क्षारीय प्रकृति की। एमीन की क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होगी या एमाइड की क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होगी। तो एक बात बोली जाती है, यहाँ पे प्रोटोनेशन साइड है, मैं बोल दूँ प्रोटोनेशन नाइट्रोजन पे हो रहा है, और यहाँ पे प्रोटोनेशन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन पे हो रहा है। ये क्या है, इनकी प्रोटोनेशन साइड है। एक बात बोली जाती है एमीन एंड एमाइड में, एमाइड एमीन से कम क्षारीय होता है। मैं यहाँ पे बोल दूँ एमाइड है, एमाइड एमाइड एमीन से, एमाइड है एमीन से कम क्षारीय होता है। एमाइड एमीन से कम क्षारीय होता है।
एमाइड एमीन से कम क्षारीय होता है। सेकंड स्टेटमेंट ऐसे बोल सकते हैं, एमीन की बेसिक नेचर ज़्यादा होती है, इसका मीन्स यही है। एमीन मोर बेसिक होता है, एमीन की बेसिक नेचर ज़्यादा होती है। एमीन क्या होता है? मोर बेसिक होता है। एमीन क्या होता है? मोर बेसिक होता है। क्यों होता है? एमीन अपन ने पढ़ा था, एमीन 2 टाइप्स की होती है, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। इनमें भी एलिफेटिक एमीन की बेसिक नेचर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बात कर चल रही थी बेसिक नेचर की, कि एमाइड और एमीन में बेसिक नेचर किसकी होगी? एमीन की बेसिक नेचर ज़्यादा होगी। एमीन की बेसिक नेचर है, बेसिक मैं यहाँ पे बोल दूँ बेसिक नेचर की क्षारीय प्रकृति की, क्षारीय प्रकृति किसकी ज़्यादा होगी? एमीन की होगी। क्यों होगी? क्योंकि एमीन है 2 टाइप्स की होती है, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में भी किसकी सारी प्रकृति ज़्यादा होगी? एलिफेटिक एमीन की। इसमें लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, किससे? एमाइड से। इसमें साइट ऑफ प्रोटोनेशन नाइट्रोजन पे होता है, इसमें साइट ऑफ प्रोटोनेशन ऑक्सीजन पे होता है। एमीन मोर बेसिक होता है, किससे? एमाइड से। तो एमाइड है और एमीन से क्या होगा? कम क्षारीय होगा। इसी स्टेटमेंट को ऐसे बोल सकते हैं, एमीन मोर बेसिक होता है। एमीन मोर बेसिक होने के कारण इसकी बेसिक नेचर भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये अपन ने कंक्लूजन निकाला है किसमें? एमीन एंड एमाइड में। अब मैं थर्ड एग्जांपल है लेती हूँ यूरिया। यूरिया में भी अपन क्या देखेंगे? साइड 8 प्रोटोनेशन कहाँ होगा? थर्ड जो एग्जांपल है वो अपना क्या है? यूरिया। यूरिया में क्या देखेंगे? साइड 8 प्रोटोनेशन। थर्ड एग्जांपल लेते हैं अपन। थर्ड जो एग्जांपल है अपना, एग्जांपल नंबर थर्ड है वो क्या है? यूरिया। यूरिया, यूरिया में क्या देखेंगे अपन? साइड 8 प्रोटोनेशन। कि साइड 8 प्रोटोनेशन की कौन सी साइड है? यूरिया में साइड 8 प्रोटोनेशन कौन सी है? तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। पहले यूरिया का अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इसमें नाइट्रोजन पे ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे साइड 8 प्रोटोनेशन की, जो H+ ग्रहण करेगा वो क्या, मैं यहाँ पे बात करूँ साइड 8 प्रोटोनेशन की, कि कौन सी साइड पे होगा प्रोटोनेशन? नाइट्रोजन पे होगा या ऑक्सीजन पे होगा? H+ है वो कौन सी साइड पे होगा? इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन पे तो क्या होगा? सेम ही होगा। इस पे कर लो चाहे इस पे कर लो। अपन एक को ले लेते हैं। पहले मान लो मैंने इसको ले लिया, साइड 8 प्रोटोनेशन मान लो नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर पे हो रहा है। मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन तो क्या है? दोनों सेम है। यहाँ पे NH3 पॉजिटिव जोड़ दो, C डबल बॉन्ड NH2 जोड़ दो, चाहे NH3 पॉजिटिव यहाँ जोड़ दो, C डबल बॉन्ड NH2। ये लोन पेयर तो दोनों क्या है? सेम है, NH2 तो इन पे दोनों पे तो क्या होगा? सेम ही होगा। अब बात आती है नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर पे होगा या ऑक्सीजन पे उपस्थित लोन पेयर पे होगा? साइड 8 प्रोटोनेशन नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर पे होगा या ऑक्सीजन पे उपस्थित लोन पेयर पे होगा? तो बात करते हैं, फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट ले रही हूँ मैं नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर के आधार पे। नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर के आधार पे साइड 8 प्रोटोनेशन कहाँ होगा? नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर के आधार पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो मैंने इस NH2 को क्या दिया? H पॉजिटिव दिया। चाहे इस NH2 को दे दो, चाहे इस NH2 को दे दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे NH क्या हो जाएगा? NH3 पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मैंने इस NH को क्या दिया है? H+ दिया है। साइड 8 प्रोटोनेशन कौन सी साइड में होगा? यहाँ पे H पॉजिटिव लिखा है। साइड 8 प्रोटोनेशन कौन सी साइड में होगा? यहाँ पे नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर पे ले रहे हैं तो NH2 पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2।
C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ पे साइड एंड प्रोटोनेशन नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर पे लिया है, यहाँ पे आप सेकंड ले रहे हैं ऑक्सीजन पे उपस्थित लोन पेयर पे, साइड एंड प्रोटोनेशन ऑक्सीजन पे उपस्थित लोन पेयर पे। तो NH2 कार्बन ऑक्सीजन पे OH, यहाँ पे हेटेरोएटम पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है NH2। दोनों पॉसिबिलिटी लिया मैंने, नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर पे और ऑक्सीजन पे उपस्थित लोन पेयर पे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा क्या, यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्या। तो यहाँ पे मैं रेजोनेंस की बात करूँ, चाहे मैंने इस नाइट्रोजन पे करवा दो चाहे इस नाइट्रोजन पे करवा दो, फर्स्ट इस पे करवाया चाहे इस पे करवा दो, तो यहाँ पे NH3 पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मान लो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, तो इसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा तो ये क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया, लेस स्टेबल हो गया, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा। पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कम, लेस स्टेबल हो गया। मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, इसमें दो पॉसिबिलिटी होंगी, उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे ऑक्सीजन के उपस्थित लोन पेयर पे करवाया था, तो NH2C ऑक्सीजन पे, हेटेरोएटम पे क्या था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या था लोन पेयर NH2, इस NH2 पे भी लोन पेयर है और इस NH2 पे भी क्या है लोन पेयर है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है, इस नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर की वजह से ये लोन पेयर इधर की तरफ शिफ्ट, यहाँ पे क्या था C डबल बॉन्ड O भी था, तो इस लोन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर की तरफ और बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो दो पॉसिबिलिटी हैं वो अपने को देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है वो दो ध्यान से देखना। मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी नाइट्रोजन की बात करूँ, इस नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर के, इसको मैंने रेड मार्कर से लिखा है, ये बॉन्ड्स इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएं तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, NH2 पे क्या आ जाए पॉजिटिव चार्ज, कार्बन COH, यहाँ पे क्या आ जाए NH2, इस पे क्या है लोन पेयर। सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने रेड मार्कर से लिखी है, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट और इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट। तो रेड मार्कर ब्लैक मार्कर वाले को लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे NH2 कार्बन इधर की तरफ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, NH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाई है दोनों क्या है सेम है, सेम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। NH2 डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स नहीं लगाया, NH2 डबल बॉन्ड कार्बन OH, NH2 पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड कार्बन OH, ये दोनों जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या है सेम है। दोनों पॉसिबिलिटी लिख दी है मैंने रेजोनेंस की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होने की वजह से मैं बोल दूँ, जिसमें जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा और जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। किसकी स्टेबिलिटी है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे H पॉजिटिव ने ग्रहण किया, जो H पॉजिटिव ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है कॉन्जुगेटेड बेस, और जो H प्लस को क्या करता है त्याग करता है वो क्या कहलाता है कॉन्जुगेटेड एसिड। तो मैं बोल दूँ यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एसिड की क्या स्टेबिलिटी क्या है ज़्यादा है। अगर कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कॉन्जुगेटेड एसिड की क्या होगी स्टेबिलिटी क्या होगी, कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो मैं उसमें क्या होगा प्रोटोनेशन भी क्या होगा ज़्यादा होगा, प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा, प्रोटोनेशन क्या होगा ज़्यादा होगा। तो मैंने बताया था एमीन में प्रोटोनेशन कौन सी साइड थी नाइट्रोजन थी, और एमाइड में प्रोटोनेशन कौन सी थी ऑक्सीजन थी। अब मैं बात करूँ यूरिया की, थर्ड नंबर पे अपन लेते हैं यूरिया। यूरिया में प्रोटोनेशन साइड कौन सी है ऑक्सीजन वाली साइड है। क्यों है, क्योंकि क्या है मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है और ये वाली क्या है मोर स्टेबल है। जो साइड मोर स्टेबल होती है उसमें क्या होता है इजीली प्रोटोनेशन होता है,
ये क्या है, मोर स्टेबल है। तो एमाइड में प्रोटोनेशन ऑक्सीजन पे हो रहा था और यूरिया में प्रोटोनेशन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन पे हो रहा है। तो दोनों में प्रोटोनेशन सेम साइड पे हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन पे हो रहा है और इसमें भी ऑक्सीजन पे हो रहा है। तो जैसे अपन एमीन और एमाइड में कंक्लूजन निकाला था कि बेसिक नेचर किसकी ज़्यादा थी, एमीन की थी। अब अपन कंक्लूजन निकालेंगे एमाइड और यूरिया में। एमाइड और यूरिया में बेसिक नेचर किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होगी उसमें प्रोटोनेशन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिससे प्रोटोनेशन भी ज़्यादा होता है। इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होने से कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसमें प्रोटोनेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब मैं बात करूँ यूरिया और किसकी, एमाइड में कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि किस में प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा, किसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होगी। प्रोटोनेशन ज़्यादा तो बेसिक नेचर भी ज़्यादा होगी। इसमें निकालेंगे अभी कंक्लूजन एमाइड और यूरिया में। फर्स्ट किस में निकाला था, एमीन और एमाइड में। ऐसे अपन सेकेंड निकाल रहे हैं एमाइड और यूरिया में। एमाइड और यूरिया में निकाल रहे हैं, मैं यहाँ पे बोल दूं एमाइड सेकेंड अपना क्या है, यूरिया। दोनों में क्या निकाल रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि किसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होगी, किसकी क्षारीय प्रकृति है वो ज़्यादा होगी, एमाइड की होगी या यूरिया की होगी। तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया यहाँ पे एमाइड का RC+O NH2, RC+O NH2। एमाइड में प्रोटोनेशन साइड कौन सी है, ऑक्सीजन है। मैं बात करूँ यूरिया की, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 C+O NH2। इसमें भी प्रोटोनेशन साइड कौन सी है, ऑक्सीजन है, और इसमें भी प्रोटोनेशन साइड कौन सी है, ऑक्सीजन है। दोनों में प्रोटोनेशन साइड तो क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। तो मैं यूरिया में प्रोटोनेशन करवाऊं, ये क्या करेंगे, H पॉजिटिव को ग्रहण करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेटेड बेस कहलाएंगे। ये दोनों क्या करेंगे, H पॉजिटिव को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, तभी तो प्रोटोनेशन होगा। ये भी क्या करेंगे, H पॉजिटिव को ग्रहण करेंगे। मैं यहाँ पे बोल दूँ इसमें प्रोटोनेशन साइड है वो क्या है, ऑक्सीजन है, और इसमें जो प्रोटोनेशन साइड है वो भी क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों में प्रोटोनेशन साइड क्या है, ऑक्सीजन है। जो H+ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस कहलाते हैं। RC कार्बन, OH ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, किसकी वजह से, इसकी संयोजकता 2 से ज़्यादा हो गई। यहाँ पे क्या आया, NH2। इसकी बात करूँ मैं प्रोटोनेशन साइड की, NH2 C+O OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आया, NH2। यहाँ पे क्या आया, NH2 आया। कि दोनों में बेसिक नेचर किसकी ज़्यादा होगी, ये क्या कहला रहे हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड कहला रहे हैं। ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड। कॉन्जुगेटेड एसिड क्या करें, H+ का त्याग कर रहे हैं, ये क्या कहला रहे हैं, कॉन्जुगेटेड बेस से कॉन्जुगेटेड एसिड कहला रहे हैं। कोरेस्पॉन्डिंग क्या बनते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड। मैं बात करूँ यहाँ पे इनकी रेजोनेंस की, कि दोनों में रेजोनेंस कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर दोनों साइड में, तो इससे भी रेजोनेंस हो रहा है और इससे भी रेजोनेंस हो रहा है। और इसमें किसकी वजह से, एक ही नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर है। यहाँ पे मैं बोल दूँ +R क्या है, 2 +R लग रहे हैं। यहाँ NH लोन पेयर का क्या लगता है, हमेशा +R लगता है। नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर का हमेशा क्या लगता है, +R लगता है। लोन पेयर के आधार पे बोले तो यहाँ पे 2 +R लग रहे हैं, यहाँ पे +R क्या लग रहा है, 1 लग रहा है। 2 +R की वजह से रेजोनेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्लस का मतलब देने वाले 2 ग्रुप है, इसमें देने वाला एक ही ग्रुप है। 2 ग्रुप देने की वजह से इसकी रेजोनेंस पावर है, रेजोनेंस अनुनाद है वो क्या होगा, ज़्यादा हो गया। तो मैं बोल दूँ ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू रेजोनेंस अगर इंक्रीज हो रहा था तो कॉन्जुगेटेड एसिड की क्या होगी, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी क्या होगी,
ज़्यादा होगी। जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी बेसिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे 1 + R लग रहा है, यहाँ पे 2 + R लग रहे हैं। इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है, इसमें रेजोनेंस कम है। इसके कंपेयर में बात करूँ तो इसमें रेजोनेंस क्या है, कम है। रेजोनेंस क्या है, कम है। रेजोनेंस कम है तो कॉन्जुगेटेड एसिड की क्या है, स्टेबिलिटी भी क्या है, कम है। कंपेयर इसे कर रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या है। वैसे मत मान लेना आप इसकी एमाइड में तो रेजोनेंस कम ही होता है। कंपेयर किसे कर रहे हैं, एमाइड्स का यूरिया से। इसकी तुलना में इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। अगर स्टेबिलिटी कम है तो इसकी बेसिक नेचर भी क्या है, कम है। स्टेबिलिटी जिसकी कम उसकी बेसिक नेचर भी कम। तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा तो इसकी यूरिया की क्या है, बेसिक नेचर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यूरिया की क्या होगी, बेसिक नेचर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अपन ने एमीन और एमाइड में कंक्लूजन निकाला था तो एमीन की बेसिक नेचर ज़्यादा थी। एमाइड एंड यूरिया में कंक्लूजन निकाला तो यूरिया की बेसिक नेचर ज़्यादा है। मैं यहाँ पे बेसिक नेचर की बात करूँ तो बेसिक नेचर यूरिया की ज़्यादा है। किससे, एमाइड से। यहाँ पे देने वाले दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देने वाला +R एक ही जुड़ा हुआ है। इसमें दो लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है। रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है तो उस कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसमें रेजोनेंस इसकी कंपेयर कम हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो गई, कम। तो इसकी बेसिक नेचर भी कम हो गई। अपन ऐसे ही बात करें एनिलीन और पायरोल की। एनिलीन और पायरोल की। एनिलीन और पायरोल में भी क्या देखेंगे अपन, प्रोटोनेशन देखेंगे। प्रोटोनेशन साइड कौन सी होगी, प्रोटोनेशन इजीली कहाँ होगा। प्रोटोनेशन एनिलीन में होगा या पायरोल में होगा। मैं बात करूं 4th नंबर एग्जाम्पल की अपनी, एग्जाम्पल नंबर 4th, एनिलीन एंड पायरोल। एनिलीन एंड पायरोल। एनिलीन क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है। ये क्या होती है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है। मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ एनिलीन का, जिससे मैंने एनिलीन की स्ट्रक्चर बनाई। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इनकी। NH2 के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ये क्या होता है अपना एनिलीन। 5 मेंबर्ड रिंग में क्या हो, नाइट्रोजन हो। ठीक है, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ये अपना क्या है, पायरोल है। इनमें अपन देखते हैं एलिनिन की बेसिक नेचर ज़्यादा होगी या पायरोल की बेसिक नेचर ज़्यादा होगी। दोनों में बेसिक नेचर किसकी ज़्यादा होगी, एलिनिन की होगी या पायरोल की होगी। अब देखते हैं इनमें किसके आधार पे, रेजोनेंस के आधार पे देखते हैं। अपन ये रेजोनेंस के क्या पढ़ रहे हैं, अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो रेजोनेंस के आधार पे देखते हैं कि इन दोनों में जो बेसिक नेचर है वो किसकी ज़्यादा होगी। फर्स्ट मैंने लिया एनिलीन। ये क्या है अपना NH2। मैंने पॉसिबिलिटी बताई थी किसकी, रेजोनेंस की। लोन डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ, लोन पेयर के साथ। यहाँ सिग्मा बॉन्ड इनको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड है सॉरी कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ, लोन पेयर के साथ। ये मैंने पॉसिबिलिटी भी बताई थी किसकी, रेजोनेंस की। अगर वो पॉसिबिलिटी याद है तो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ध्यान से देखना, लोन पेयर के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अधिकता होती है। ये क्या अपना एलिनिन, एलिनिन। ये क्या अपना एलिनिन है। एलिनिन और अपन किस में देख रहे हैं, पायरोल में देख रहे हैं। तो इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए और इस कार्बन पे क्या आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो ध्यान से देखना क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी।
यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड क्या आया, NH2 आया। इस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। NH2 पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स पहले से था, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। ये क्या है, सेकेंड नंबर की अपनी क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, इस नेगेटिव ये बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएं तो थर्ड नंबर वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ऐसे ही अपनी फोर्थ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। ऐसे ही अपनी फिफ्थ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बनेगी। तो इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड्स आया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएं, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएं तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस नेगेटिव पॉजिटिव ने यहाँ पे क्या बना लिया, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लिया। ये डबल बॉन्ड पहली रिंग में भी, इस रिंग में, तो इस रिंग में भी आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज। तो अपनी फिफ्थ नंबर की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है, इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, वापस लोन पेयर आ जाएगा। फर्स्ट वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वापस बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या आया, NH2 पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आ गया वापस। तो अपनी कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रही है, 1 2 3 4 5। ये किसकी है, एनिलीन की। अब ऐसे ही अपन किस में देख रहे हैं, पायरोल में भी देखेंगे। किस में देखेंगे, ये अपना एनिलीन है, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ। एनिलीन अब किस में देखेंगे अपन, पायरोल में। पायरोल की भी क्या देखेंगे, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखना पायरोल की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, 5 मेंबर रिंग में क्या हो, नाइट्रोजन उपस्थित लोन पेयर। ये रिंग क्या है, एरोमेटिक रिंग है। देखना ध्यान से, इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट। तो क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, NH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, नेगेटिव चार्ज का। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, इस रिंग के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड्स आएगा। तभी तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संयोजकता 4 हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। 2 3 4 हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ शिफ्ट, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट। तो क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, NH, इस पे क्या, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट। सॉरी, तो क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी,
नाइट्रोजन, पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड पहले भी है, तो मैं इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, तो क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, हाइड्रोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड्स आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से है, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या है, ये वाली, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर दें, तो पहले वाली फर्स्ट वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 6 नंबर की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, 6 नंबर की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ऊपर बना दें, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके पास लोन पेयर आ गए वापस से, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड्स आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड्स आ गया, फर्स्ट वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वापस बन गई, फर्स्ट वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बन गई, वापस बन गई। ध्यान से देखना, इसमें तो 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6, एलिनिन में तो 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, इसमें कितनी है, 6 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। अब इनमें क्या देख रहे हैं अपन, बेसिक नेचर देख रहे हैं। यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, ये लोन पेयर क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज हो रहा है। एलिनिन में जो लोन पेयर है वो क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज हो रहा है। मैं यहाँ पे बात करूँ एलिनिन की, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, एलिनिन में क्या हो रहा है, लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज हो रहा है। ये लोन पेयर के यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज हो रहा है, लोन पेयर डीलोकेलाइज, लोन पेयर लोन पेयर क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज हो रहा है। डीलोकेलाइज का मीन्स क्या हो गया, विस्थानीकृत हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज हो रहा है। ये लोन पेयर जहाँ पे डीलोकेलाइज हो रहा है, ये कितनी पोजीशन पे हो रहा है, एक तो नाइट्रोजन पे हो रहा है, सेकंड नंबर यहाँ पे हो रहा है, एक तो नाइट्रोजन पे हो रहा है, फिर इस कार्बन पे हो रहा है, फिर इस कार्बन पे हो रहा है, फिर इस कार्बन पे हो रहा है। यहाँ पे तो वापस फर्स्ट वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वापस बन रही है। तो कितना लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन है वो कितनी जगह पे हो रहा है, तो एक फर्स्ट तो नाइट्रोजन पे मैं बात करूं, 1 नाइट्रोजन प्लस 1 2 3, 3 क्या है, कार्बन, 3 क्या है, कार्बन। अब इसमें जो लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे भी लोन पेयर का क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ किसकी, पाइरोल की। तो इसमें भी लोन पेयर का क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। लोन पेयर क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज हो रहा है, स्थानीकृत हो रहा है। कितनी पोजीशन पे हो रहा है, एक तो नाइट्रोजन पे हो रहा है। तो फर्स्ट तो मैं बोल दूं 1 नाइट्रोजन प्लस कितने कार्बन है, एक तो नाइट्रोजन पे हो रहा है, कार्बन कितने हैं, इस कितने कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस नाइट्रोजन पे तो ये वापिस आ रहे हैं लोन पेयर, फर्स्ट वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लास्ट वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो एक तो नाइट्रोजन पे आ रहा है, कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 क्या है, कार्बन, 1 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन है। एक स्टेटमेंट बोला जाता है लोन, ये मैंने एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन में भी बताया था। एरोमेटिक एमीन में क्या हो रहा था, लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा हो रहा था, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अब मैं बात करूँ, स्टेटमेंट हो गया अपना कि जहाँ पे जितना ज़्यादा लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन होगा उस कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, उसकी बेसिक नेचर भी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन 3 कार्बन प्लस 1 नाइट्रोजन 4 पे हो रहा है, यहाँ पे 4 कार्बन प्लस 1 नाइट्रोजन 5 एटम पे हो रहा है, यहाँ पे 4 एटम पे हो रहा है। तो यहाँ पे 4 एटम होने के कारण, यहाँ पे 5 एटम होने के कारण लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन 5 एटम में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उस कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। यहाँ पे लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन पायरोल की कंपेयर में कम हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
इसकी कंपेयर में लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैं यहाँ पे बोल दूँ लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन या तो क्या है, कम है। किसकी कंपेयर, पायरोल की कंपेयर। और यहाँ पे लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन 5 एटम में होने के कारण यहाँ पे लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन क्या है, ज़्यादा है। लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन क्या है, ज़्यादा है। एक ही रिंग्स में, दोनों रिंग्स में लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो ज़्यादा कहाँ हो रहा है, कम कहाँ हो रहा है, ज़्यादा पायरोल में हो रहा है और कम कहाँ किस में हो रहा है, एलिनिन में हो रहा है। तो लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन जितना कम होगा उस कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसकी स्टेबिलिटी, एलिनिन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसके कंपेयर इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर जिसकी स्टेबिलिटी कम है तो उसकी बेसिक नेचर भी क्या होगी, कम होगी। तो मैं यहाँ पे बात करूँ एलिनिन की बेसिक नेचर ज़्यादा होगी या पायरोल की बेसिक नेचर ज़्यादा होगी, तो एलिनिन की बेसिक नेचर ज़्यादा होगी। मैं यहाँ पे बोल दूँ, यहाँ पे कह रही हूँ एलिनिन की बेसिक नेचर ज़्यादा है। एलिनिन की बेसिक नेचर ज़्यादा है किससे, पायरोल से। एलिनिन की बेसिक नेचर है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, पायरोल से। ये अपन क्या देखा है, इसकी बेसिक नेचर देखी है। बेसिक नेचर का क्या देखा है, ऑर्डर देखा है। मैं इसको बोल दूँ, जैसे इसको फर्स्ट बोल दें, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेकंड बोल दें। तो फर्स्ट की बेसिक नेचर ज़्यादा है किससे, सेकंड से, या एलिनिन की ज़्यादा है बेसिक नेचर पायरोल से। बात तो अपनी एक ही है। तो ये अपन ने क्या देखा है, साइट 8 प्रोटोनेशन। साइट 8 प्रोटोनेशन में अपन ने फर्स्ट क्या पढ़ा था, एमाइड्स, एमीन का पढ़ा था। सेकंड अपन ने एमाइड्स का पढ़ा था। थर्ड अपन ने यूरिया का पढ़ा। साइट 8 प्रोटोनेशन का होगा, इनमें कंपैरिजन भी कर लिया। एमीन एंड एमाइड में बेसिक नेचर किसकी ज़्यादा है, एमीन्स की ज़्यादा है। एमाइड एंड यूरिया में बेसिक नेचर किसकी ज़्यादा है, यूरिया की बेसिक नेचर ज़्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। और अपन ने फोर्थ क्या पढ़ा, एलिनिन। और फिफ्थ अपन ने क्या पढ़ा था, पायरोल। पायरोल और एनिलिन में अपने स्टेबिलिटी की बात के लिए, बेसिक नेचर की बात के लिए, पायरोल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी बेसिक नेचर भी ज़्यादा है। सॉरी, एनिलिन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है किससे, पायरोल से। स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी बेसिक नेचर भी क्या है, ज़्यादा है। बेसिक नेचर मतलब इसकी बेसिसिटी भी क्या है, ज़्यादा है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, अपना रेजोनेंस का क्या, थर्ड नंबर का क्या था, एप्लीकेशन था। फर्स्ट अपना था बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड अपना था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, थर्ड अपना क्या है, प्रोटोनेशन। फोर्थ अपन पढ़ेंगे, फोर्थ अपना जो एप्लीकेशन था वो क्या था, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, ऑर्थो इफेक्ट एंड सर इफेक्ट पढ़ेंगे, जो अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर ये कंटेंट प्लीज़ आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन बटन को दबाइए। थैंक यू।